एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। विपक्ष के नेता इस बात को खुलकर कहते हैं कि बीजेपी जिस राज्य में चाहती है वहां सरकार बनाती है। जनता वोट दे तो भी और नहीं दे तो भी बीजेपी हाईकमान को इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मुकाबला कांटे का होता है तो ईवीएम के सहारे इसे अपने पक्ष में कर लिया जाता है, और अगर बीजेपी मुकाबले में ही नहीं है और चुनाव हार जाती है तो फिर ऑपरेशन लोटस चलाकर सत्ता में आ जाती है। और इस काम में उसकी सबसे ज्यादा मदद करती है ईडी। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह शिकायत हमेशा की जाती है कि जहां एनडीए की सरकार होती है वहां ईडी की छापेमारी या तो होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो निशाने पर सत्ताधारी दल का कोई नेता नहीं होता, केवल विपक्षी नेताओं पर ही छापेमारी की जाती है। लेकिन जहां एनडीए के विरोधी दल सत्ता में होते हैं वहां ईडी छोटी छोटी शिकायतों पर कार्रवाई करती है, और निशाने पर बीजेपी विरोधी पार्टियां होती हैं। ये ईडी की तरफ से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें ही सामने आ जाता है। साल 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी ने की। अधिकांश मामले अभी भी चल रहे हैं। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। और सत्ताधारी दल के जिन नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही थी उनमें से भी अधिकांश पहले विपक्षी दलों के ही नेता थे। लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने पाला बदल लिया। अगर यूपीए शासनकाल में ईडी की कार्रवाई की तुलना मोदी सरकार के शासनकाल से करें तो यूपीए के 2004 से लेकर 2014 के 10 सालों में 26 नेताओं की जांच ईडी ने की। इनमें से विपक्ष के 14 नेता थे, यानी आधे नेता विपक्ष के ही थे, जबकि मोदी सरकार में यह संख्या 95% तक पहुंच गई। यानी ईडी की कार्रवाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईडी मामले तो दर्ज कर लेती है लेकिन आरोपियों को सजा नहीं दिला पाती, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जमकर फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ईडी पर, इसी को लेकर आज इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक बार फिर जमकर खरी खरी सुनाई है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने ईडी से सवाल किया कि आखिर वो आरोपियों के खिलाफ मामला साबित क्यों नहीं कर पाती है, उसकी दोष सिद्धि दर बेहद कम क्यों है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की दोषी सिद्धि की दर बहुत कम है। अगर ये 60 से 70% होती तो हम इसे समझ सकते थे, लेकिन ये बहुत कम है। इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कम सजा दर का हवाला देते हुए ईडी से सबूतों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी छत्तीसगढ़ के एक व्यवसायी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि सजा की दर बढ़ाने के लिए ईडी को वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे जो भी मामले हैं जहां ईडी को यह लगता है कि मामला बनता है उनमें आपको अदालत में इसे स्थापित भी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के कुछ गवाहों के बयानों और हलफनामों को मौखिक साक्ष्य ही माना है और कहा है कि ऐसे मौखिक साक्ष्य भगवान भरोसे होते हैं। कल को गवाह अपने बयान पर कायम रहेगा या मुकर जाएगा, इस पर किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसे में ईडी को पहले साइंटिफिक जांच करनी चाहिए। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसी साल 6 अगस्त को लोकसभा में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बताया था कि पीएमएलए, जिसके तहत ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत 2014 से 2024 तक कुल 5297 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 40 मामलों में सजा हुई और 3 बरी हो गए। यानी देखा जाए तो दोष सिद्धि दर काफी कम रही, केवल 40 मामलों में सजा हो पाई। और अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं ईडी की कार्रवाई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ईडी ने यूपीए सरकार के शासन के दौरान पीएमएलए के तहत 1797 मनी लॉन्ड्रिंग मामले दर्ज किए, जबकि एनडीए के शासन के दौरान 5155 ऐसे मामले शुरू किए गए थे।
यानी देखा जाए तो 5 गुना बढ़ोतरी देखी गई। आरोप पत्र तब दायर किए जाते हैं जब एजेंसी किसी मामले में अपनी शुरुआती जांच पूरी कर लेती है और अपनी शुरुआती जांच में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ आरोप तय करती है। ईडी ने एनडीए शासन में 1281 ऐसी शिकायतें दर्ज की, जबकि यूपीए के तहत केवल 102 शिकायतें दर्ज की गई थी। ईडी ने 2005 से 2014 के बीच 84 के मुकाबले 2014 और 2024 के बीच 7300 मामले दर्ज किए। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या में भारी उछाल भी देखा गया और यह 29 से बढ़कर 755 हो गई। यूपीए सरकार ने किसी भी संपत्ति की जब्ती नहीं देखी, जबकि एजेंसी ने पिछले एक दशक में 15,710 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी का दावा है कि उसके कुल मामलों में केवल 2.98% मामले मौजूदा या पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत इसकी सजा दर 96% के उच्च स्तर पर है। और ईडी के इस दावे को सरकार के ही आंकड़े गलत बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 132 मामलों में महज एक में ही सजा हो पाई। ईडी की तरफ से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें 95% मामले बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ है, जबकि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय यूपीए के विरोधी दलों पर ईडी की कार्रवाई का यह आंकड़ा केवल 54% था। 2022 में वित्त मंत्रालय ने संसद में यह बताया था कि ईडी ने पिछले 17 सालों में पीएमएलए के तहत 5,422 मामले दर्ज किए। इसमें 992 मामलों में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन केवल 23 मामलों में अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। यह कानून बना तो था 2002 में, लेकिन यह 2005 में ही अमल में आ पाया। यानी साफ है कि मोदी सरकार में ईडी की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईडी पर आरोप है कि वो राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही है। किसी भी जांच एजेंसी को जब राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर है कि इसमें सबूतों का अभाव होगा ही, क्योंकि जांच एजेंसियां अपने राजनीतिक आका के इशारे पर किसी को जल्दबाजी में गिरफ्तार करेंगी। सूचनाओं को लीक किया जाएगा। ऐसे में मीडिया ट्रायल में भले ही एजेंसी को बढ़त मिल जाए और सत्ताधारी दल को अपने विरोधी को बदनाम करने का मौका भी मिल जाए, लेकिन कोर्ट में आकर उसके दावे अधिकांश मौके पर फुस हो जाते हैं। किसी भी केस को लेकर 2 चीजें काफी अहम होती हैं। पहली, केस को एस्टैब्लिश करने के लिए मजबूत साक्ष्य, और दूसरा ये कि कोर्ट में अपनी जांच को सही तरीके से पेश करना। राजनीतिक दबाव में इन सभी का अभाव होता है। ऐसे में कोर्ट के सामने कई बार ईडी को शर्मसार होना पड़ा है, और यही वजह है कि उनकी दोषी ठहराने की दर बेहद कम होती है, क्योंकि आरोप तो लगा दिए जाते हैं लेकिन आरोप सिद्धि के लिए सबूत नहीं होते। लेकिन ईडी की कार्रवाई से आरोपी की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पीएमएलए की धारा 45, जिसके तहत जमानत की दोहरी शर्तें किसी आरोपी के लिए बेहद सख्त है। धारा 45 में साफ है कि किसी व्यक्ति को अदालत में यह साबित करना होगा कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पहली ही नजर में पूरी तरह से गलत है, और दूसरा, आरोपी जज को यह विश्वास दिला सके कि वो जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। सबूत का बोझ पूरी तरह से जेल में बंद आरोपी पर है, जो अक्सर शासन से लड़ नहीं पाता, और इन दोनों ही हालात में किसी आरोपी के लिए पीएमएलए के तहत जमानत पाना तकरीबन असंभव हो जाता है, और इसी वजह से ईडी की पावर असीमित हो जाती है। जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन और एसके कौल की पीठ ने जमानत के लिए 2 अतिरिक्त शर्त जोड़ने वाली पीएमएलए की धारा 45(1) को मनमाना बताते हुए नवंबर 2017 में रद्द कर दिया था। लेकिन फिर भी ईडी के पास अभी भी बेशुमार ताकत है, और इसी के चलते उस पर सबसे ज्यादा आरोप इसी के लगते हैं कि ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए करती है। और अब ना केवल विपक्ष ये बात कह रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ईडी को निशाने पर ले रहा है, कड़ी फटकार लगा रहा है, उसकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।